पहला, यदि एक रेखा एक्स वाई और जेड अक्ष के साथ क्रमशः 90 डिग्री, 135 डिग्री, 45 डिग्री का कोण बनाती है तो इसकी दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। तो यदि यहाँ पर यह रेखा एक्स अक्ष के साथ 90 डिग्री, वाई अक्ष के साथ 135 डिग्री और जेड अक्ष के साथ 45 डिग्री का कोण बनाती है तो हम इसमें दिक् कोसाइन ज्ञात करना है, मतलब हमें इसमें एल, एम और एन के मान ज्ञात करने हैं। और यहाँ पर रेखा एक्स अक्ष के साथ 90 डिग्री, वाई अक्ष के साथ 135 डिग्री और जेड अक्ष के साथ 45 डिग्री का कोण बनाती है तो यहाँ पर एल्फा का मान है 90 डिग्री, बीटा का मान है 135 डिग्री और गामा का मान है 45 डिग्री। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, दिया है एल्फा बराबर 90 डिग्री, बीटा बराबर 135 डिग्री तथा गामा बराबर 45 डिग्री। तो हम दिक् कोसाइन ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा एल बराबर कॉस एल्फा। तो यहाँ से एल बराबर, यहाँ पर एल्फा का मान है 90 डिग्री, तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस 90 डिग्री। तो यहाँ से एल बराबर कॉस 90 का मान होता है 0, तो यहाँ पर आ जाएगा 0। तो अब हम m ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा m बराबर कॉस बीटा। फिर यहाँ से m बराबर, यहाँ पर बीटा का मान है 135 डिग्री, तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस 135 डिग्री। यहाँ से m बराबर कॉस 135 का मान होता है ऋण 1/2। तो अब हम n का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा n बराबर कॉस गामा। तो यहाँ से n बराबर हम यहाँ पर इसका मान रखेंगे जो ये, तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस 45 डिग्री। तो यहाँ से n बराबर यहाँ पर इसका मान होता है 1/2। तो यहाँ पर दिक् कोसाइन मतलब एल, एम और एन का मान आया है 0 ऋण 1/2 और 1/2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः दिक् कोसाइन 0 ऋण 1/2 है। दूसरा, एक रेखा की दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए जो निर्देशांकों के साथ समान कोण बनाती है। तो हम इसमें रेखा की दिक् कोसाइन ज्ञात करना है जिसमें यहाँ पर रेखा निर्देशांकों के साथ समान कोण बनाती है और यहाँ पर ये रेखा निर्देशांकों के साथ समान कोण बना रही है। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि इसके दिक् कोसाइन भी समान होंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि रेखा निर्देशांकों के साथ समान कोण बनाती है तो रेखा के दिक् कोसाइन मतलब एल, एम और एन भी समान होंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः एल बराबर एम बराबर एन। और हम जानते हैं कि एल का वर्ग धन एम का वर्ग धन एन का वर्ग बराबर 1 होता है और यहाँ पर ये तीनों बराबर है तो हम इनकी जगह में एल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा एल का वर्ग धन एल का वर्ग धन एल का वर्ग बराबर 1। तो यहाँ पर हम इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 एल का वर्ग बराबर 1। फिर यहाँ पर हम 3 को इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ से एल का वर्ग बराबर यहाँ पर आ जाएगा 1/3। फिर हम वर्ग को भी इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ से एल बराबर यहाँ पर आ जाएगा धन ऋण 1/3। तो यहाँ पर हमें एल का मान मिल गया और यहाँ पर एल, एम और एन तीनों बराबर है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर एम बराबर आ जाएगा धन ऋण 1/3 और एन बराबर धन ऋण 1/3। तो यहाँ पर हमें रेखा के दिक् कोसाइन मिल गए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः दिए गए रेखा के दिक् कोसाइन एल, एम, एन बराबर धन ऋण 1/3, धन ऋण 1/3 और धन ऋण 1/3 है। तीसरा, यदि एक रेखा के दिक् अनुपात ऋण 18, 12, ऋण 4 है तो इसकी दिक् कोसाइन क्या है। तो हम इसमें यहाँ पर दिक् अनुपात दिया है तो हम इसमें इसकी सहायता से दिक् कोसाइन ज्ञात करना है, मतलब हम इसमें एल, एम और एन के मान को ज्ञात करना है। यहाँ पर हम लिखेंगे, यदि एक रेखा के दिक् अनुपात ऋण 18, 12, ऋण 4 है तो रेखा के दिक् कोसाइन एल, एम, एन बराबर आ जाएगा। हम पहले इसे लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 18/करनी, हम इन्हें वर्ग के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 18 का वर्ग धन यहाँ पर 12 का वर्ग धन यहाँ पर ऋण 4 का वर्ग। फिर इसी तरह से हम इनके हर में भी इसे लिखेंगे। यहाँ पर आ जाएगा 12/करनी ऋण 18 का वर्ग धन 12 का वर्ग धन ऋण 4 का वर्ग। फिर यहाँ पर ऋण 4/करनी ऋण 18 का वर्ग धन 12 का वर्ग धन ऋण 4 का वर्ग। तो यहाँ से बराबर ऋण 18/करनी हम इनका वर्ग करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 324 धन 144 धन यहाँ पर 16। फिर इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा 12/करनी, ये हो जाएगा 324 धन 144 धन 16। फिर यहाँ पर ऋण 4/करनी, यहाँ पर 324 धन 144 धन 16। फिर यहाँ पर ऋण 18/करनी, हम इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 484। फिर हम इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 12/करनी 484। फिर इसे जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 4/करनी 484। फिर यहाँ से ऋण 18/करनी 484 का मान होता है 22। इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा 12/22 और ऋण 4/22। फिर यहाँ पर 2 × 18, 2 × 11 22, 2 × 6 12, 2 × 11 22 और 2 दूनी 4, 2 × 11 22। तो और बचा है ऋण 9/11, 6/11 और ऋण 2/11। तो अब इस रेखा के दिक् कोसाइन है ऋण 9/11, 6/11, ऋण 2/11। 4 दर्शाइए कि बिंदु 2, 3, 4 ऋण 1, ऋण 2, 1, 5, 8, 7 संरेख है। तो हमें से दर्शाना कि यहाँ पर ये बिंदु संरेख है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना ए है 2, 3, 4, बी है ऋण 1, ऋण 2, 1, सी है 5, 8, 7। यहाँ पर ये तीनों बिंदु संरेख है। इसे दर्शाने के लिए पहले हम इसमें
ए बी के दी का अनुपात ज्ञात करेंगे, फिर हम बी सी के दी का अनुपात ज्ञात करेंगे। और यदि उन दोनों के दी का अनुपात समानुपाती होते हैं तो इसका मतलब है कि यहाँ पर तीनों बिंदु संरेख हैं। तो पहले हम ए बी के दी का अनुपात ज्ञात करेंगे, तो उसके लिए हम इसमें इसे घटाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1 ऋण 2, फिर हम ऋण 1 में 2 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 3, फिर हम इसमें इसे घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 2 ऋण 3, फिर हम ऋण 2 में 3 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 5, फिर हम 1 में 4 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 3। इस तरह से हम बी सी के दी का अनुपात ज्ञात करेंगे, तो उसके लिए हम 5 में ऋण 1 को घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5 ऋण, यहाँ पर ऋण 1, फिर ऋण का ऋण में गुणा तो यहाँ पर आ जाएगा 5 धन 1, फिर हम 5 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6, फिर हम 8 में ऋण 2 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 8 ऋण, यहाँ पर ऋण 2, फिर ऋण का ऋण में गुणा तो यहाँ पर आ जाएगा 8 धन 2, फिर हम 8 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10, फिर हम 7 में 1 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6। यहाँ पर ए बी की दी का अनुपात व बी सी की दी का अनुपात समानुपाती है, मतलब जो इसमें इनका भाग देंगे तो यहाँ पर इनका अनुपात 1/2 1/2 और 1/2 ही आएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर इनके अनुपात समान है और यहाँ पर ये समानुपाती हैं, इसीलिए यहाँ पर ए बी और बी सी समांतर भी होंगे और यहाँ पर इन दोनों में बी उभयनिष्ठ है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ये दोनों संरेखीय हैं, अतः यहाँ पर बिंदु ए बी और सी संरेखीय हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ ए बी और बी सी के दी का अनुपात समानुपाती हैं, अतः ए बी और बी सी समांतर है, परंतु ए बी और बी सी में बी उभयनिष्ठ है, अतः ये संरेखीय हैं, अतः ए बी सी संरेखीय है। 5 एक त्रिभुज की भुजाओं की दिक् को संज्ञात कीजिए यदि त्रिभुज के शीर्ष बिंदु 3, 5, ऋण 4, ऋण 1, 1, 2 और ऋण 5, ऋण 2 है। मतलब यहाँ पर यह है त्रिभुज और यहाँ पर यह है बिंदु ए जिसका निर्देशांक है 3, 5, ऋण 4, यहाँ पर यह है बिंदु बी जिसका निर्देशांक है ऋण 1, 1, 2 और यहाँ पर यह है बिंदु सी जिसके निर्देशांक है ऋण 5, ऋण 2। मतलब हम इसमें इन भुजाओं के दिक् को संज्ञात करना है, तो हम इसमें इन भुजाओं में एल एम और एन के मान को ज्ञात करना है। तो पहले हम इसमें सदिश ए बी ज्ञात करेंगे, फिर हम सदिश बी सी ज्ञात करेंगे, फिर हम सदिश सी ए ज्ञात करेंगे, फिर हम इन भुजाओं के दिक् को ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना ए है 3, 5, ऋण 4, बी है ऋण 1, 1, 2, सी है ऋण 5, ऋण 2। तो पहले हम सदिश ए बी ज्ञात करेंगे, तो हम इसमें इसे घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 4 आई कैप, फिर इसमें हम इसे घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 4 जे कैप, फिर हम 2 में इसे घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 ऋण, यहाँ पर ऋण 4, फिर ऋण का ऋण में गुणा तो यहाँ पर आ जाएगा 2 धन 4, फिर हम 2 में 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6 की कैप। तो हम सदिश बी सी ज्ञात करेंगे, तो हम इसमें इसे घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 5 ऋण, यहाँ पर ऋण 1, फिर ऋण का ऋण में गुणा तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 5 धन 1, फिर हम ऋण 5 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 4 आई कैप, फिर हम इसमें इसे घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 6, यहाँ पर जे कैप, फिर हम इसमें इसे घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 4 के कैप। तो अब हम सदिश सी ए ज्ञात करेंगे, तो उसके लिए हम 3 में ऋण 5 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 ऋण, यहाँ पर ऋण 5, फिर ऋण का ऋण में गुणा तो यहाँ पर 3 धन 5, फिर हम 3 में 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 8, यहाँ पर आई कैप, फिर हम 5 में ऋण 5 घटाएंगे तो यहाँ पर 5 ऋण 5, फिर ऋण का ऋण में गुणा तो यहाँ पर 5 धन 5, फिर हम 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10 जे कैप, फिर हम इसमें इसे घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 4 ऋण, यहाँ पर ऋण 2, फिर ऋण का ऋण में गुणा तो यहाँ पर ऋण 4 धन 2, फिर हम ऋण 4 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 2 के कैप। तो अब हम भुजा ए बी के दिक् को संज्ञात करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले हम इसे लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 4, फिर बट्टे में हम इनका परिमाण ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा करनी, हम आई कैप जे कैप और के कैप के गुणांक को वर्ग में लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 4 का वर्ग धन यहाँ पर ऋण 4 का वर्ग धन यहाँ पर 6 का वर्ग। इस तरह से हम इसे लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 4 बटे करनी, ऋण 4 का वर्ग धन ऋण 4 का वर्ग धन 6 का वर्ग, फिर इसे तो यहाँ पर आ जाएगा 6 बटे करनी, ऋण 4 का वर्ग धन ऋण 4 का वर्ग धन 6 का वर्ग। तो यहाँ पर भुजा ए बी के दिक् को साइन, यहाँ पर ऋण 4 बटे करनी, हम इनका वर्ग करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 16 धन यहाँ पर 16 धन यहाँ पर आ जाएगा 36। इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा ऋण 4 बटे करनी 16 धन 36, यहाँ पर 6 बटे करनी 16 धन 36, फिर यहाँ पर ऋण 4 बटे करनी हम इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 68 और यहाँ पर ऋण 4 बटे करनी 68, फिर यहाँ पर 6 बटे करनी 68, तो यहाँ से ऋण 4 बटे इसका मान होता है 2 करनी 17। इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा ऋण 4 बटे 2 करनी 17 और यहाँ पर 6 बटे 2 करनी 17, फिर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 तिया 6। तो यहाँ पर बचा है ऋण 2 बटे करनी 17, ऋण 2 बटे करनी 17 और 3 बटे करनी 17।
तो अब हमने भुजा ए बी की दिक् कोसाइन ज्ञात कर लिया, तो हम भुजा बी सी की दिक् कोसाइन ज्ञात करेंगे। और यहाँ पर ये है ऋण 4 आई कैप ऋण 6 जे कैप ऋण 4 के कैप, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 4 बटे करनी ऋण 4 का वर्ग धन ऋण 6 का वर्ग धन ऋण 4 का वर्ग। फिर यहाँ पर ऋण 6 बटे करनी ऋण 4 का वर्ग धन ऋण 6 का वर्ग धन ऋण 4 का वर्ग। फिर यहाँ पर ऋण 4 बटे करनी ऋण 4 का वर्ग धन ऋण 6 का वर्ग धन ऋण 4 का वर्ग। हम इनका वर्ग करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 16 धन 36 धन 16। फिर हम इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 4 बटे करनी 68, फिर ऋण 6 बटे करनी 68, फिर ऋण 4 बटे करनी 68, फिर इनका मान हो जाएगा 2 करनी 17। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 4 बटे 2 करनी 17, फिर ऋण 6 बटे 2 करनी 17 और ऋण 4 बटे 2 करनी 17। फिर 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 एकम 2 2 तिये 6 और 2 एकम 2 2 दूनी 4। तो यहाँ पर बचा है ऋण 2 बटे करनी 17, ऋण 3 बटे करनी 17 और ऋण 2 बटे करनी 17। तो यहाँ पर हमने भुजा बी सी की दिक् कोसाइन ज्ञात कर लिया, तो अब हम भुजा सी ए की दिक् कोसाइन ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 8 बटे करनी 8 का वर्ग धन 10 का वर्ग धन ऋण 2 का वर्ग। फिर यहाँ पर 10 बटे करनी 8 का वर्ग धन 10 का वर्ग धन ऋण 2 का वर्ग। फिर ऋण 2 बटे करनी 8 का वर्ग धन 10 का वर्ग धन ऋण 2 का वर्ग। फिर हम इनका वर्ग करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 64 धन 100 धन 4। फिर हम इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 8 बटे करनी 168, फिर 10 बटे करनी 168, फिर ऋण 2 बटे करनी 168 और इसका मान होता है 2 करनी 42। तो यहाँ पर आ जाएगा 8 बटे 2 करनी 42, 10 बटे 2 करनी 42 और ऋण 2 बटे 2 करनी 42। फिर 2 एकम 2 2 चौक 8 2 एकम 2 2 पंचे 10 2 एकम 2 2 एकम 2। तो यहाँ पर बच्चा 4 बटे करनी 42, 5 बटे करनी 42 और ऋण 1 बटे करनी 42। तो यहाँ पर हमने त्रिभुज के तीनों भुजाओं के दिक् कोसाइन ज्ञात कर लिए हैं।